रेस्पायरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दुनिया के पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते थे। नाउ एनएरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि उस वक्त मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, ऑक्सीजन मौजूद थी वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की फॉर्म में, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की मौजूदगी ना होने की वजह से वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते थे। इसका मतलब है रेस्पायरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वो एनएरोबिक थे, लेकिन फिर जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वजूद में आए तो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वजूद में आई और फिर वहाँ से एरोबिक रेस्पायरेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एडॉप्टेशन आना शुरू हुई और वो एरोब्स बन गए, एनएरोब से एरोब्स बनना शुरू हो गए। तो न्यूट्रिशन के एतबार से सबसे पहले हेटरोट्रॉफ इवॉल्व हुए, बाद में ऑटोट्रॉफ इवॉल्व हुए। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले इवॉल्व हुए, बाद में उनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले इवॉल्व हुए। मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कैटाबॉलिक नेचर के इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म, उसके बाद एनाबॉलिज्म करने वाले। और रेस्पायरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एनएरोब और उसके बाद एरोबिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। जबकि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए और फिर उनसे यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए। सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में कहा जाता है कि ये इनमें से किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी अपने से किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लिया और इंगल्फ करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर स्टेबलाइज कर गया। जिस तरह एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोजेनेसिस की एक थ्योरी है। उसके हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म जो था वो उस अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेता है, इंगल्फ करने के बाद वो छोटा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर स्टेबलाइज कर जाता है, मतलब वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो जैसा होता है वो वैसे रहता है। और फिर वो जो बड़ा ऑर्गेनिज्म जिसने उसको इंगल्फ किया था उसके डिवीजन के साथ साथ वो छोटा ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर मौजूद है वो भी डिवाइड होना शुरू कर देता है। तो डिवीजन भी उसके हिसाब से होना शुरू हो जाती है, सारे प्रोसेस उसके हिसाब से होना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता 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 वो उसी का हिस्सा बन जाता है, जिससे ये न्यूक्लियस बन जाता है। और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ही के बारे में कहा जाता है कि वो भी ऐसे वजूद में है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है कि इसी तरीके से वजूद में आया। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तमाम चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि किसी एक बड़े प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने यानी एक सेल ने अपने से छोटे सेल को इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद ये सेल उसी का हिस्सा बन गए और अंदर स्टेबलाइज हो गए। एक कॉन्सेप्ट तो यूकैरियोटिक सेल्स का ये पेश किया जाता है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में दूसरा कॉन्सेप्ट जो पेश किया जाता है वो ये है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करके इन्वेजिनेशन करती है, लेकिन किसी इन्वेजिनेशन के प्रोसेस में जैसे ही मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इन्वेजिनेट होना शुरू हुई तो न्यूक्लिक एसिड उस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो गया और उसके बाद वो एज ए ऑर्गेनिल के तौर पर ऑपरेट करने लग गया, जिससे वो एक न्यूक्लियस जनरेशन आफ्टर जनरेशन गुजरने के बाद वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से एक प्रोकैरियोट से यूकैरियोट वजूद में आए। फिर इन यूकैरियोट्स के अंदर मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आई और कैसे ये यूकैरियोट सोलिटरी से कॉलोनियल फार्म में आ गए, मतलब ये पहले अलग अलग रहते थे, फिर इनमें कॉलोनीज बनाने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये तमाम के तमाम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते और अटैच होने के बाद ये एक कॉलोनी बना लिया करते थे। कॉलोनी बनाने के बाद इनके अंदर एक और चेंजिंग आई कि इनकी कॉलोनीज़ के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई, मतलब मखसूस काम करने के लिए कुछ सेल मखसूस हो गए, वो पर्टिकुलरली वही काम करते थे और पूरी कॉलोनी ये उनके ऊपर ही डिपेंड करती थी उस काम के लिए। इस डिवीजन ऑफ लेबर के बाद अब इनके अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मतलब वो जो सेल थे वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से उनके सबके काम स्पेशलाइज्ड हो गए। मतलब मिसाल के तौर पे कुछ सेल थे जो रेस्पायरेशन का काम करते थे और पूरी कॉलोनी रेस्पायरेशन के लिए उन पर डिपेंड करती थी। कुछ सेल हुआ करते थे जो कि न्यूट्रिशन का काम करते थे, पूरी कॉलोनी न्यूट्रिशन के लिए उन पर डिपेंड करती थी। इसी तरह कुछ सेल रिप्रोडक्शन, कुछ क्या 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 सब डिफरेंट काम करते थे, जिसकी वजह से कॉलोनी के अंदर स्पेशलाइज सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। बाद में इन स्पेशलाइज सेल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस की वजह से ये तमाम सेल आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गए और इस तरीके से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ। और फिर यही टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस की तरफ डेवलप हो गई और फिर इस ऑर्गन से सिस्टम बने और इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आ गया। अब जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक वजूद में आ गया, इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जब ये प्रोपेगेट होना शुरू हुए दुनिया में और इस प्रोपेगेशन की वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, इनकी नीड्स चेंज हुई, तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए इनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो गए, जिनसे इनकी टाइप्स मुख्तलिफ होती गई।
और फिर इनके इन कैरेक्टर्स में जब इनके अंदर आपस में क्रॉसिंग होना शुरू हुई, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हुए, तो कैरेक्टर इनके मिक्सअप होते गए, जिनसे नए नए कैरेक्टर इवॉल्व होते गए। और यही वजह है कि आज हमारे इर्द गिर्द इतने सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स मौजूद हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इस सीरीज़ को डिस्क्राइब करता है, मतलब ये कहता है कि ये सारा प्रोसेस इस तरीके से हुआ। स्टूडेंट, अब हम अपने अगले लेक्चर में जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में जो थ्योरीज कुछ साइंटिस्ट ने पेश की हैं, हम उन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।